अर्पिता वहीं खड़ी रह जाती है तो प्रशांत जी उसके थोड़ा पास आकर कहते हैं, सही ही कहा था मैंने, तुम्हारे दुपट्टे को मेरा साथ पसंद आ गया है। अर्पिता कुछ नहीं कहती है, बस लज्जा से नीचे गड़ी जा रही है। वहीं प्रशांत जी आगे आकर अपना हाथ उसके सामने कर देते हैं तो अर्पिता जल्दी जल्दी से उसे निकालती है और वहां से जाने लगती है। उसे जाता देख प्रशांत जी कहते हैं, अपू सुनो। आवाज सुनकर वो रुक जाती है और प्रशांत जी के बोलने का इंतजार करने लगती है। वो कुछ कदम आगे आते हैं और अर्पिता के सामने जाकर कहते हैं, मैंने श्रुति और तुम्हारे दोनों के लिए अलग से कपड़े लिए हैं। तो ऐसा कहकर वो थोड़ा अटक जाते हैं और कुछ नहीं कह चुप हो वहां से कमरे में चले जाते हैं। इन्हें क्या हुआ सोचते हुए अर्पिता अपने कमरे में चली जाती है और श्रुति को फ्री देख शॉपिंग किया हुआ सारा सामान दिखाती है। श्रुति अपने भाई के पसंद किए कपड़े देखती है तो उसमें से एक जैसे कुर्ते देख कहती है, अप्पू ये भाई के मन का भी ना समझ नहीं आता। ये देखो मेरे लिए लेकर आए हैं लेकिन एक ही जैसे ले आए। अब तुम ही बताओ इन एक जैसों का मैं क्या करूंगी। श्रुति एक्सचेंज करोगी? हम इतने सारे कपड़े लेकर आए हैं तो तुम्हें जो भी पसंद हो एक्सचेंज कर लो। अर्पिता श्रुति से कहती है और खुद उसके हाथ से कुर्ते वाला बैग छीनकर देखने लगती है। हाँ ये बात तो मेरे दिमाग में कतई नहीं आई। चलो तुम अपना ये व्हाइट वाला ड्रेस मुझे दे दो और इनमें से एक उठा लो, फिर हम दोनों के पास भी एक जैसे कुर्ते हो जाएंगे। बड़ा मजा आएगा जब पहनकर बाहर निकलेंगे। श्रुति ने खुश होते हुए कहा, हाँ श्रुति मजा तो बहुत ही आने वाला है। खैर अब एक काम करते हैं, अब सो जाते हैं, रात के 11 बज चुके हैं, सुबह जल्दी उठना भी है। अर्पिता कुछ सोचते हुए कहती है। श्रुति जल्दी क्यों अप्पू? अर्पिता क्योंकि कल हमें जल्दी उठना है इसलिए। हम तो रोज ही जल्दी उठते हैं ना, तो बस इसीलिए कहा। वैसे कल हमें जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जाना है और फिर शाम को वो एकेडमी वाली जॉब के लिए भी जाना है, पार्ट टाइम के लिए। अब इतना काम होगा तो रेस्ट भी पूरा बनता है ना। श्रुति अप्पू कितना काम करोगी यार, तुम भी प्रशांत भाई की राह पर चल पड़ी हो। वो भी एक बार निकल जाते हैं तो फिर शाम को ही आते हैं और अब तुम भी, मैं तो अकेली रह गई। अर्पिता अरे किसने कहा कि तुम अकेली हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। एक काम करो तुम भी ऑफिस ज्वाइन कर लो, इसके तुम्हें 2 फायदे मिलेंगे। काम का काम सीखोगी, उस पर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगी। श्रुति गजब क्या बढ़िया सलाह दी है तुमने। तुम पहले जॉब ढूंढ लो, फिर पीछे से मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, तब दोनों साथ काम करेंगे और घर पर मजे से पढ़ाई। ओके ओके अर्पिता कहती है और बेड पर फैला सारा सामान उठाकर कबर्ड में जमा देती है और श्रुति के पास आकर लुढ़क जाती है। सुबह होती है और रोज की तरह आज भी वो जल्दी उठ जाती है। उठने के बाद नहाकर फ्रेश होकर वो नीचे चली जाती है जहां परम और प्रशांत दोनों भाई हॉल में साथ बैठकर सुबह की चाय पी रहे हैं। अर्पिता वहां आकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है और उठकर किचन में जा अपने लिए कॉफी बनाने लगती है। कॉफी बनाते हुए उसे प्रशांत जी की बात याद आ जाती है तो वो आज 1 कप एक्स्ट्रा ही बना लेती है और निकालकर वहीं रसोई के काउंटर पर रख देती है। अप्पू अब कॉफी तो बन गई लेकिन उन तक पहुंचाए कैसे? बाहर तो परम जी भी मौजूद हैं और चाय पी रहे हैं। अब उन्हें इस समय ऑफर करना पता नहीं सही होगा या नहीं। प्रशांत जी ने तो कहा था कॉफी के लिए, क्या करें, कैसे कहें उनसे। सोचते सोचते मिल गया आइडिया, वही उनका आवाज किए बिना बात करने वाला तरीका जो उन्होंने कहा था अपनाने को। अर्पिता ऐसा सोच रसोई में नजरें दौड़ाती है और नोटबुक ढूंढकर उसे उठा लेती है। उस पर एक मैसेज लिखती है और हॉल में जाती है। अर्पिता को आता देख परम एक्टिव हो जाता है लेकिन बिन जताए बैठ जाता है। अर्पिता वो रसोई में कॉफी मिल नहीं रही है, अगर आप बता देते तो। प्रशांत की ओर देख कहती है। ओके कह प्रशांत जी उठकर अंदर जाते हैं लेकिन अर्पिता वहीं रह जाती है। प्रशांत को वहां कॉफी बनी हुई दिखती है जिसके नीचे उसे एक सफेद रंग का नोट रखा दिख जाता है, जिसे देख वो मुस्कुराते हैं और मन ही मन कहते हैं, ओह तो ये बात है। वो आगे बढ़ते हैं और कॉफी मग उठाकर सबसे पहले उसके नीचे रखा नोट उठाकर पढ़ते हैं। आपकी 1 कप कॉफी, एंजॉय इट। पढ़ने के बाद वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो अर्पिता वहां नहीं होती है, लगता है चली गई। अब उन्होंने उसे आते देखा जो नहीं था। कहते हुए वो कॉफी मग उठाए वहां से चले जाते हैं। अर्पिता जो हॉल में बैठी हुई होती है वो प्रशांत जी के हाथ में कॉफी मग देख वहां से अंदर चली जाती है और छुपते हुए प्रशांत जी को देखने लगती है। लेकिन वो ये बात भूल जाती है कि वो जहां खड़ी है रसोई के दरवाजे पर, वो जगह हॉल में लगी खिड़की के शीशे से साफ साफ दिखती है। सो वो सामने देखते हैं और उसकी इस मासूमियत पर हंस देते हैं। वहीं परम तो पहले से ही सतर्क होता है लेकिन अर्पिता को इस तरह व्यवहार करता देख खुद ही कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है, ये तो भाई को देख उनसे काम का कह यहीं रुक गई और उनके आने के बाद यहां से चली गई। जब ये भाई के आसपास जाने से कतराती हैं तो फिर इन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता कैसे होगा। लेकिन किरण कह रही थी कि अब क्या करूं, कैसे पता करूं, एक बार और कोशिश करता हूं, कुछ तो पता चलेगा ही। परम ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रशांत के हाथ में चाय का कप नहीं कॉफी मग है। जब अप्पू को कॉफी मिली नहीं तो बन कैसे गई? और वैसे भी इनकी कहानी कोई आम युवा के जैसे थोड़ी ही है। ये एक परिपक्व इश्क की कहानी है जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कस्में वादे नहीं, बस है तो बेइंतहा प्रेम जिसमें न शर्तें हैं न पानी की ख्वाहिश है। अगर कुछ है तो वो है प्रेम के वो अनकहे एहसास जिन्हें ये दोनों खामोशी से जीते हैं, गहराई से महसूस करते हैं, उन जज्बातों को वो खूबसूरत एहसास में जिन्हें शब्दों में पिरोया ही नहीं जा सकता। परम वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है तो प्रशांत जी अपनी नोटबुक निकालकर उस पर एक मैसेज लिखते हैं
मेरी बात को तवज्जो देने के लिए आभार। वैसे यूं छुप छुप कर किसी को देखना अच्छी बात तो नहीं। ये लाइन वो अप्पू को थोड़ा सा छेड़ने के लिए लिखते हैं। वो नोट मोड़ते हैं और वहीं टेबल पर कॉफी मग के नीचे रख वहां से उठकर चले जाते हैं। प्रशांत को कमरे में गया देख अर्पिता बाहर निकलती है और सबसे पहले उनका छोड़ा हुआ नोट पढ़ती है, जिसे पढ़ उसके मुस्कुराते चेहरे पर हल्के से हैरानी के भाव दिखाई देने लगते हैं और वो सोच में पड़ जाती है, हम इन्हें छुपकर देख रहे, ये उन्हें कैसे पता चला? हैं तो 2 ही आंखें इनकी जो कि सबकी तरह आगे हैं, तो फिर कैसे? अर्पिता, संभल कर रहना पड़ेगा तुझे। अगर इनको हमारे दिल की हालत की भनक भी पड़ गई ना तो ना जाने क्या समझेंगे। इतनी सी बात को तो पकड़कर बोल दिया, अब अगर ये पता चल गया कि हमें इनसे वो हो गया है तो कहीं ऐसा ना हो हमारा ये बनता हुआ रिश्ता भी बिगड़ जाए। सोचते हुए वो उसी नोट को पलटकर उस पर लिखती है, ये तो बस ऐसे ही ना जाने कैसे, हम आगे से ध्यान रखेंगे। कहकर वो वहां से प्रशांत परम के कमरे से होकर गुजरती है और अंदर झांकते हुए देखती है जहां दोनों भाई तैयार हो रहे हैं। कुछ सोचते हुए वो वापस हॉल में आती है और वहां प्रशांत जी का हेलमेट एक अलमारी में देख उस नोट को वहीं उसके नीचे रख श्रुति के कमरे में चली आती है और गुनगुनाते हुए तैयार हो जाती है। श्रुति और वो दोनों तैयार हो रूम का दरवाजा लॉक करके बाहर निकल आती हैं, जहां वो प्रशांत को किचन से टिफिन हाथ में ले निकलता हुआ देखती है, जहां प्रशांत जी उसे एक नजर देखते हैं और चले जाते हैं। अर्पिता, श्रुति, हम जाकर एक पानी की बोतल लेकर आते हैं। ओके अप्पू, मैं निकलती हूँ। आज परम भाई मुझे कॉलेज छोड़ते हुए निकलेंगे और वो नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। अर्पिता ओके कहती है और वहां से रसोई में जाकर पानी की एक बोतल भरती है और वहां से बाहर निकल आती है। इधर प्रशांत टिफिन लेकर हॉल में एक तरफ रख हेलमेट उठाते हैं और उसके नीचे नोट देख मुस्कुराने लगते हैं। वो चिट उठाकर पढ़ते हैं तो मन ही मन खुद से कहते हैं, मैंने तो बस मजाक में ही कहा था और तुम उसे समझी नहीं। इतना सीरियस लेती हो मेरी बातों को, ये मुझे आज ही पता चला। ये भी अच्छा साइन है मेरे लिए। ऐसा सोच वो उसी चिट को फोल्ड कर उस पर कुछ लिखते हैं और वहीं हेलमेट के नीचे रख देते हैं। ये सोचकर वो वहां से चले जाते हैं कि जब वो यहाँ से गुजरेगी तो हेलमेट देखकर जरूर आएगी। अर्पिता बॉटल लेकर हॉल से गुजरती है और हेलमेट को उसी जगह देख सोचती है, लगता है आज इसे ले जाना भूल गए हैं। सो वो जाकर उसे उठाती है और उसके नीचे रखा नोट देख आदतन खोलकर पढ़ती है, थैंक्स मेरी बात समझने के लिए। वैसे मेरी पसंद इतनी अच्छी है मुझे आज पता चला। हम समझते कैसे नहीं प्रशांत जी, अब इतने दिनों में समझने लगे हम आपको। आप नारी की इज्जत करना जानते हैं और अपनी पसंद किसी को बताने से झिझकते हैं। चलिए, ये पहला प्रेजेंट रहा आपका हमारे लिए, हम इसे हमेशा संभाल कर रखेंगे। सोचते हुए अर्पिता हेलमेट ले नीचे चली आती है, जहां प्रशांत जी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। नीचे आकर वो हेलमेट आगे बढ़ाती है। प्रशांत बाइक पर बैठ उसे स्टार्ट करते हैं। अर्पिता बैठ जाती है और वो बाइक लखनऊ की सड़क पर दौड़ा देते हैं। प्रशांत, अप्पू सुनो, तुम्हें ऑफिस छोड़कर मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। आते हुए शाम हो जाएगी तो तुम खुद से घर पहुंच जाओगी ना? कोई परेशानी तो नहीं होगी? अगर कोई परेशानी है तो मैं परम को बोल दूंगा, वो तुम्हें रिसीव कर लेगा। नहीं, हम खुद से चले जाएंगे। यहाँ के रास्ते तो हमें बखूबी याद हैं। नाहक परम जी को परेशानी होगी, हम खुद से चले जाएंगे। अर्पिता ने कहा और मन ही मन कहती है, हमें आपके अलावा बाइक पर किसी के साथ बैठना नहीं है। एक सुकून सा आपके साथ आता है, किसी और के साथ बैठने में हमें परेशानी ही होगी। प्रशांत जी संक्षिप्त में ठीक है कहते हैं और एक लंबी खामोशी दोनों के बीच आ जाती है। बहुत संभाल कर बाइक ड्राइव करने के बाद प्रशांत एक जगह जाकर बाइक रोक देते हैं। वहां कुछ मंजिल की इमारत बनी होती है। अर्पिता बाइक से उतर जाती है तो प्रशांत बाइक वहीं स्टैंड पर लगा अर्पिता से अंदर चलने को कहते हैं। वो अपना फोन निकालते हैं और एक नंबर डायल करते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ जाते हैं। इतना आगे कि एक मोड़ के बाद वो आंखों से ओझल हो जाते हैं। अर्पिता धीरे धीरे आगे बढ़ती है लेकिन कुछ समझ नहीं पाती, जाएं किधर? वो मन ही मन सोचती है, हमें यहाँ अकेला छोड़ कहाँ गायब हो गए आप? अब आगे कहाँ जाना है हमें कैसे पता? वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसके पास लगभग 25 वर्ष की एक लड़की आती है और आकर उससे कहती है, गुड मॉर्निंग मिस अर्पिता व्यास, तो आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आई है? अर्पिता, हाँ, लेकिन आपको कैसे? मेरा नाम नीलम है और मुझे मेरे सीनियर सर ने आपको अटेंड करने के लिए बोला है, सो प्लीज। हाथ बढ़ाते हुए वो उससे कहती है। ओके कहते हुए अर्पिता उसके साथ चली जाती है। वो लड़की उसे इंटरव्यू रूम में लेकर जाती है और वहां से वापस चली आती है। अर्पिता अंदर जाती है और इंटरव्यू देने लगती है। लगभग 20 मिनट तक उसका इंटरव्यू लिया जाता है, जहां उसे यू आर सिलेक्टेड बोलकर वहां से जाने के लिए कहा जाता है। अर्पिता बाहर आती है और खुशी खुशी मन ही मन प्रशांत जी को धन्यवाद कहती है। नीलम वहां आती है और अर्पिता को ले जाती है। नीलम उसे सारी जरूरी जानकारी देती है और सारे जरूरत के डॉक्यूमेंट्स उसे अवेलेबल करवा देती है। तो मिस अर्पिता, आप कब से ज्वाइन करना चाहेंगी? नेक काम में देरी कैसी? ठीक है, फिर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको काम समझा देती हूँ। आपको गाइड करने के लिए आपके साथ आज मैनेजर सर रहेंगे, फिर कल से आपको खुद ही संभालना होगा। ठीक है मिस अर्पिता? या ओके। नीलम उसे एक केबिन में लेकर जाती है जहां एक व्यक्ति पहले से ही मौजूद रहता है। अर्पिता अंदर जाकर गुड मॉर्निंग विश करती है। नीलम वहां से चली जाती है और अर्पिता सीनियर के साथ काम को समझने लगती है। इधर प्रशांत जी बाइक घर में पार्क कर वहां से बस अड्डे के लिए निकल जाते हैं।
वहां से कानपुर वाली बस में बैठ कुछ घंटे में कानपुर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपना फ़ोन निकालते हैं और सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर का नंबर डायल करते हैं। सिटी हॉस्पिटल पहुंचकर वो डॉक्टर से मिलते हैं, जहां वो उसे रोगी के कमरे में लेकर जाते हैं। प्रशांत अंदर कमरे में जाते हैं, जहां उसे 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनका शरीर लगभग 70% जल चुका होता है, जिन्हें देख प्रशांत भी एक पल को पहचान नहीं पाते हैं। कुछ देर वो उन्हें देखते हैं, फिर अर्पिता के माँ पापा की छवि को याद करते हैं तो उसे थोड़ा सा यकीन होता है कि शायद ये उसके माँ पापा ही हैं, लेकिन श्योर नहीं हो पाते हैं। वो डॉक्टर से बात करते हैं और उनका ठीक तरह से उपचार करने का कह वहां से चले आते हैं। आते आते भी उन्हें देरी हो जाती है और वो सीधा रूम पर जाते हैं और कुछ देर बैठकर रेस्ट करने लगते हैं और सोचते हैं, अर्पिता के बारे में पता करूं तो शायद निकल चुकी होगी वहां से। 4 बज चुके हैं और मैंने नीलम को कहा था कि उसका वर्किंग टाइम 10 से 4 करने का, जिससे बीच में उसे थोड़ा बहुत आराम भी मिल सके, क्योंकि शाम को फिर वो एकेडमी जाएगी। कितना काम करने लगेगी अप्पू, ऑफिस, एकेडमी, पढ़ाई, इन सब में मुझे उसके सपने को भी पूरा करने में मदद करनी है। उसे भूलने नहीं देना है कि वो एक संगीत की प्रोफेसर बनना चाहती है। बेटा प्रशांत, बड़ी वाली परीक्षा की घड़ी आनी है और अब मुझे उसे सपोर्ट करने के साथ साथ अपनी फीलिंग्स का भी एहसास दिलाना है। ये सब सोचते हुए वो नीलम को फ़ोन लगाता है और उससे अर्पिता के बारे में पूछता है। नीलम उसे बताती है कि अर्पिता अभी अभी यहाँ से निकली है। सर बता रहे थे कि जल्द सीखने की काबिलियत है उसमें, जल्द ही सारा काम सीख जाएंगी। जानता हूँ, इसीलिए तो बिना कागजात के भी उसे ऑफिस में हायर करने को कहा था मैंने। और हाँ, ये बताओ कि वो एक पोस्ट और खाली है ना, उसका क्या हुआ? या कोई और सिलेक्ट हुआ या वो पोस्ट अभी तक खाली है? प्रशांत ने नीलम से पूछा। जी सर, उसके लिए भी कैंडिडेट अपॉइंट कर लिया गया है। सात्विक नाम है उसका। मिस अर्पिता के इंटरव्यू के कुछ देर बाद वो भी जॉब के सिलसिले में आए थे। उसकी योग्यता और उसके वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर उसे जॉब दे दी गई है। ओके, बाकी बातें मैं कल आकर करता हूँ। ऐसा कहकर प्रशांत फोन कट कर देता है और खुद से कहता है, शुक्र है सब अच्छे से हो गया। अब सुबह से शाम तक अर्पिता मेरे सामने रहेगी। भाई, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। उसके बाद वो उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ ही देर में अर्पिता भी आ जाती है। वो एक नज़र प्रशांत के रूम की ओर डालती है, जहां प्रशांत जी कमरे में पड़े काउच पर लेटे कानों में हेडफोन लगाए मस्त होकर कुछ सुनने में लगे हैं और साथ ही गुनगुनाते भी जाते हैं। तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही, सारी दुनिया से छिपा लेंगे, तुम आओ तो सही। प्रशांत मस्त मगन इतनी आवाज में गुनगुना रहे हैं जो दरवाजे पर खड़ी अर्पिता को साफ साफ सुनाई दे रही होती है और वो वहीं रुक जाती है और आगे सुनने लगती है। एक वादा करो, अब हमसे ना बिछड़ोगे कभी, नाज हम सारे उठा लेंगे, तुम आओ तो सही। बेवफा भी तुम हो, सितमगर भी, जफा पेशा भी, हम खुदा तुमको बना लेंगे, तुम आओ तो सही। तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। मुमताज़ मजी साहब की लिखी यह गज़ल जब पूरी होती है तो प्रशांत अपनी आंखें खोल हेडफोन निकाल रख मुड़ते हैं, जहां अर्पिता को सामने खड़ा देख वो चौंकते हुए कहते हैं, अपू तुम यहाँ कब आई? अर्पिता का मूड अच्छा होता है सो वो मुस्कुराती हुई कहती है, हम तभी आए जब आप बुला रहे थे, तुम आओ तो सही। कहकर वो वहां से चली जाती है। उसकी मस्खरी सुन प्रशांत जी भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हाँ अपू तुम आई तो सही।